हाय दोस्तों, मैं सतीश सोल्यर कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 2 का पहला पार्ट, जिसमें हमने देखा था अम्ल, क्षार और लवण को। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुण। आखिर अम्ल में कौन से गुण होते हैं, तो इसे जानने के लिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। अम्ल के विषय में मैंने बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। तो आज इसी के विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो अम्ल के भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या होते हैं अम्ल के, तो इसे देख लेते हैं। पहला तो गुण ये होता है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं भाई, खट्टे होते हैं। फिर दूसरा गुण हम जानते हैं इसका कि जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो ये जल में घुल जाते हैं। मतलब अम्ल क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय। तीसरा गुण हम जानते हैं कि इसका जो जलीय विलयन होता है, किसका, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, सुचालक। मतलब ये कि अगर हम किसी अम्ल को क्या करें, जल में घोल दें और उसमें धारा का प्रवाह करें तो क्या होगा कि धारा प्रवाहित होने लगेगी, अर्थात अम्ल का जो विलयन होता है वो क्या होता है, सुचालक होता है। चौथी पॉइंट जान लेते हैं। आपने देखा होगा बैटरी वाटर अगर आपके कपड़े पर या त्वचा पर लग जाता है तो कपड़े या त्वचा को क्या कर देता है, जला देता है। बैटरी वाटर समझ रहे हैं ना, जो घरों में बैटरी प्रयोग की जाती है, लेड वाली शीशा संचायक बैटरियां, उनकी बात की जा रही है। तो जब उसका जो बैटरी वाटर होता है उसमें वैसे तो 38% H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है, लेकिन हम उसे बैटरी वाटर के नाम से जानते हैं। तो जब वही गिर जाता है तो त्वचा को क्या कर देता है, जला देता है। तो अम्ल, अधिकांश अम्ल क्या करते हैं, त्वचा को जला देते हैं। अगर त्वचा पर पड़ जाए तो उस पर क्या करेंगे, फफोले पड़ा देंगे, तो त्वचा जला देते हैं। ठीक है, त्वचा को जला देते हैं। अब देख लेते हैं पांचवी बात। देखिए, कभी भी आप देखे होंगे कि जहां पर अम्ल गिरा होता है वहां पर अगर हम चूना लगा दें तो वो अम्ल के प्रभाव को, चूना अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। लेकिन उसी तरह जब अगर हम किसी क्षार से जल जाते हैं, क्षार भी खतरनाक होते हैं। क्षारों में जैसे NaOH या KOH है, बहुत देर तक आपकी बॉडी पर एक स्थान पर रह जाए तो वहां पर जला देता है। तो उसके प्रभाव को भी दूर करने के लिए हम तनु अम्लों का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या करता है, क्षार के प्रभाव को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। क्षार के प्रभाव को क्या कर देगा भाई, निष्क्रिय कर देता है। आई बात समझ में। तो हमने जाना अम्ल के भौतिक गुण। अब देख लेते हैं कौन से गुण, रासायनिक गुण। अब देख लेते हैं हम रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण। देखिए, अम्ल का पहला ही रासायनिक गुण जो है वो क्षार के साथ है। तो पहले ही गुण के विषय में हम जान लेते हैं, क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार के साथ अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए, अम्ल जब किससे क्रिया करते हैं, क्षार से, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था क्या बनता है भाई, लवण और जल बनता है। ठीक है, अम्ल जब क्षार से क्रिया करते हैं तो क्या क्या बनता है, लवण और जल। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। अम्ल में हम ले लेते हैं HCl, क्षार में ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका नाम, और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो इसका Na जो है इसके Cl से, अम्ल के Cl से जुड़ जाता है और बनाता है NaCl, और प्लस इस क्रिया में जो ये OH है और ये जो H है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, जल। आई बात समझ में।
मतलब जब अम्ल क्षार से क्रिया कर रहा है तो लवण बन रहा है और जल बन रहा है। इस क्रिया के दौरान जो ऊष्मा निकलती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। ये भी बात जानते रहिएगा, जो एनर्जी निकलती है यहाँ पर वो क्या कहलाती है, उदासीनीकरण ऊष्मा। तो अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया दो तरीके से महत्वपूर्ण है। एक तो ये खुद रासायनिक गुण है, दूसरा क्या है, आपसे पूछ दे उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि अम्ल जब क्षार से क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। लवण और जल बनने की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण ऊष्मा किसे कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो ऊष्मा निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण ऊष्मा का मान फिक्स होता है 13.7 किलो कैलोरी। याद रखिएगा 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। अर्थात उदासीनीकरण ऊष्मा कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं H2SO4 को। ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब है। जब इसकी क्रिया हम किससे करा दें, CaO से, ये आपका बिना बुझा चुना है, ठीक है। जब इससे कराते हैं तो ये बनाता है CaSO4 प्लस H2O। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने अम्ल लिया, क्षार के साथ अभिक्रिया कराई, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट नाम का लवण बना और इसी क्रिया में क्या बनता है, जल। तो ये आपका क्या हो गया, क्षार के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाते हैं, अब इसके विषय में देख लेते हैं। तो देखिए धातु कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, ठीक है, क्या बाई कार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो इस क्रिया में बनता क्या है, लवण बनता है, जल बनता है और CO2 गैस निकलती है। क्या जाना आपने, धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं धातु कार्बोनेट में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। आप चाहें तो सोडियम बाई कार्बोनेट भी ले सकते हैं, NaHCO3। तो हम पहले सोडियम कार्बोनेट को देख लेते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या कह रहा है भाई, लवण बनेगा, जल और CO2। तो दो चीजें तो हम इसी तरह लिख लें, जल का सूत्र होता है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का दे दिया है CO2। अब लवण कौन सा बनेगा, तो देखिए भाई अम्ल का माइनस, यहाँ पर कौन है, Cl, तो ये जुड़ जाता है किससे, सोडियम से। अब सोडियम से जुड़ता है तो सोडियम की वैलेंसी भी एक होती है, क्लोरीन की भी एक होती है और बन जाता है NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड बन जाएगा आपका इस क्रिया में। तो देखिए यहाँ पर दिया था मैंने सोडियम कार्बोनेट और जब ये किससे क्रिया किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो बनाया सोडियम क्लोराइड नाम का लवण, जल बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अभिक्रिया संतुलित नहीं है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। इधर सोडियम कितना है, 2 बार है, सोडियम कितना है, 2 बार है और यहाँ सोडियम कितना है, 1 बार है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 2। अब आइए देख लेते हैं, अगर यहाँ पर 2 करते हैं तो Cl कितना हो गया, 2, और यहाँ Cl कितना है, 1 है, तो यहाँ कर देंगे 2, Cl भी 2 हो गया। अब देखिए C1 Ca, O देखिए 3 है तो 2 O तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में और 1 O कहाँ है, जल में है। अब बचा क्या हमारा H कितने हैं, 2 हैं, देखिए H2O में H कितने हैं, 2 हैं। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, किसके साथ, सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ। इस बार वाले में फिर ले लेते हैं हम किसे, HCl को। अब देखिएगा Na जो है किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ। जब Cl के साथ जुड़ेगा तो बनाएगा NaCl और प्लस इस क्रिया में बनता है जल
और प्लस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या ये समीकरण संतुलित है या नहीं। तो देखिए सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम कितना है 1 है। हाइड्रोजन देखिए एक इसमें और एक इसमें, 2 हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। कार्बन 1 है, देखिए कार्बन यहाँ 1 है। O 3 है, 1 O जल में और 2 O कहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस प्रकार हमने देखा क्या, अम्ल जो होते हैं धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से जब क्रिया करते हैं तो वो बनाते हैं क्या, लवण, जल और CO2 गैस। तो हम तीसरा रासायनिक गुण अम्ल का देखते हैं, किसके साथ, धातु सल्फाइड या बाइसल्फाइड के साथ क्रिया, किसकी, अम्ल की। तो इस क्रिया में क्या होता है, जब हम धातु सल्फाइड या इसके बाइसल्फाइड को लेते हैं, सल्फाइड, और किससे क्रिया कराते हैं, अम्ल से, तो इस क्रिया में जो पदार्थ बनता है वो होता है लवण, जल और सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं किसे, धातु सल्फाइड में ले लेते हैं Na2SO3, ये सोडियम और ये सल्फाइड, तो हो गया हमारा सोडियम सल्फाइड। अब अम्ल में हम ले लेते हैं H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल को ले लेते हैं। अब आइए देखते हैं, इसका जो माइनस वाला है, अम्ल का जो माइनस वाला है वो जुड़ जाता है किससे, धातु सल्फाइड के धातु से। तो यहाँ पर क्या आपका Na2 और SO4 बन जाता है, प्लस जल बनता है और प्लस कौन सी गैस बनती है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, मैंने लिया था यहाँ पर क्या, सोडियम सल्फाइड और किसकी क्रिया करवाई थी इस पर, सल्फ्यूरिक अम्ल की, और इस क्रिया में बना क्या आपका, सोडियम सल्फेट, जल और सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें जो सोडियम सल्फेट है ये आपका क्या है, लवण है, और वो तो जल और सल्फर डाइऑक्साइड है। अब आइए देख लेते हैं बाइसल्फाइड को, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 की क्रिया जब हम HCl से कराते हैं तो इस क्रिया में क्या होगा, देखिए इसका Cl जुड़ जाएगा Na से, NaCl प्लस बन जाता है जल और प्लस कौन सी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। तो इस प्रकार हमने देख लिया है किसे, धातु सल्फाइड और बाइसल्फाइड की क्रिया किसके साथ, अम्ल के साथ। तो चलिए अब अम्ल के चौथे रासायनिक गुण के विषय में जान लेते हैं। जब अम्ल की क्रिया धातु सल्फाइड और बाइसल्फाइड से कराई जाती है तो क्या होता है, तो देखिएगा इस क्रिया में क्या होता है, जब धातु सल्फाइड या क्या बाइसल्फाइड की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो बनता है लवण और H2S गैस बनती है, हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की गैस बनती है, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, H2S से। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। धातु सल्फाइड में हम ले लेते हैं Na2S, सल्फाइड का मतलब S होता है, उस बार हमने सल्फाइड पढ़ा था तो उसमें SO3 था, यहाँ पर सल्फाइड है तो Na2S लिया गया है, मतलब S को लिया गया है, प्लस अब कोई अम्ल ले लेते हैं तो वही ले लेते हैं H2SO4 को। तो जब हम किसी धातु सल्फाइड की क्रिया किससे कराते हैं, अम्ल से, तो हमारा क्या बनता है, लवण और H2S गैस। तो लवण हमारा कौन सा बनेगा, इसमें का SO4 जाकर जुड़ जाएगा किसमें, Na2 में, मतलब Na में, तो बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2S गैस। मतलब इस क्रिया में हमारा जो लवण बना है वो सोडियम सल्फेट बना है और ये जो गैस बनी है इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आइए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में देखिएगा सोडियम बाइसल्फाइड को लिया जा रहा है इस बार,
देखिए ये सल्फाइड था, सोडियम सल्फाइड, और ये क्या आपका सोडियम बाईसल्फाइड, या तो फिर हम इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। जब इसकी क्रिया HCl अम्ल से कराई जाती है तो इसमें का Cl जुड़ जाता है Na से, बना लेता है NaCl प्लस कौन सी गैस हमारी बनेगी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अब हम अम्ल के पांचवें रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। इसमें हमने किसके साथ क्रिया को लिया है, धातु के साथ अम्ल की क्रिया को लिया है। तो इस क्रिया में क्या होता है, धातु पर जब तनु अम्ल, कैसा अम्ल भाई, तनु अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें जल की मात्रा क्या हो, अधिक हो। तो जब तनु अम्ल के साथ कराते हैं तो इस क्रिया में बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मतलब जब हम धातु पर तनु अम्ल की क्रिया कराते हैं तो लवण तो बनता ही है, साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में सोडियम धातु को, और इस पर क्रिया करा देते हैं किस अम्ल की, HCl की, और ये कैसा होना चाहिए, तनु। जब तनु HCl की क्रिया कराई जाती है सोडियम धातु पर तो इसका परिवर्तन हो जाता है NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड में, और कौन सी गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए सोडियम के साथ Cl मिल गया, NaCl हो गया, यहाँ पर H जो बचा था वो किस में परिवर्तित हो गया, H2 में। समीकरण संतुलित नहीं है तो आप यहाँ 2 बना लीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी। संतुलित कैसे किया जाता है पिछले वीडियो में आपने देखा भी था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब धातुएं तनु अम्ल से क्रिया करती हैं तो लवण बनता है और क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिंक धातु पर जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होना चाहिए, तनु। जब सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो इस क्रिया में बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो उम्मीद है आज हमने जो अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण देखे हैं वो आपको पूरी भली भांति से समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्षार के भौतिक एवं रासायनिक गुण को देखेंगे उसमें। आज के लिए बस इतना।